अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फिर आ जाएं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, क्या होते हैं। हम लिखते हैं कि द अनबाउंडेड आर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। के मेटल के अंदर जो अनबाउंडेड या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। These electrons are basically valence electrons which can move freely in the whole metal structure when subjected to external energy or electric field। कि ये बेसिकली मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उन्हीं के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एनर्जी मिलने पे या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं मेटल के अंदर। फिर हम लिखते हैं लास्ट में कि इन स्पाइट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अ मेटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इन नहीं है, इज है कि इन स्पाइट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अ मेटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि बेशक मेटल्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन मेटल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, मेटल ओवरऑल न्यूट्रल ही होती है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एटम्स के ही वैलेंस शेल से निकले हुए होते हैं। यानी कि ओवरऑल आपके पास अगर मेटल के ऊपर चार्ज देखेंगे तो वो नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि हाउ कैन यू से दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज होती हैं, आप कैसे कह सकते हैं। तो आंसर ये है कि द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कैथोड रे। कि कैथोड रे बेसिकली होती क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बीम की शक्ल में जब मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैथोड रे है। As electrons are negatively charged particles, so the cathode rays are also negatively charged। बहुत सिंपल सी बात है कि कैथोड रे जो होती है, इट इज़ बेसिकली composed of free electrons and as electrons have negative charge on it, so definitely cathode ray must have negative charge on it or negatively charged particle। So हम कह सकते हैं कि cathode rays are negatively charged। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि why image is distorted when magnet is brought close to old television screens or monitors with cathode ray tube CRT inside। कि जो ओल्ड टेलीविजन होते थे या मॉनिटर की स्क्रीन्स होती थी उसके पास अगर आप एक मैग्नेट लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो पिक्चर होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो बिखर सी जाती है, वो आई मीन के प्रॉपर पिक्चर रहती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। हम लिखते हैं कि ओल्ड टेलीविजन स्क्रीन्स और मॉनिटर्स आर ऑपरेटेड विद कैथोड रे ट्यूब CRT। के जो ओल्ड मॉनिटर्स होते थे या ओल्ड टेलीविजन्स होते थे उनके ऊपर क्या होता, लाइक वो क्या चीज़ यूज़ करते थे, वो कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया करते थे CRT। दिस CRT वर्क्स विद कैथोड रेज। बिल्कुल, कि ये जो CRT कैथोड रे ट्यूब थी कैथोड रेज के ऊपर वर्क करती थी। ठीक है, ये लाइक इसके अंदर कैथोड रेज यूज़ होती थी वे फॉर्म ड्रा करने के लिए, पिक्चर ड्रा शो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड रे की बात हो रही है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया। ओके, फिर हम लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दे एस्टेब्लिश अ करंट। डेफिनेटली कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, जब कैथोड रे स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन के साथ तो बेसिकली वो क्या होता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कैथोड बीम होती हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यानी कि करंट डेवलप होता है, और करंट डेवलप होता है तो क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव दे एस्टेब्लिश अ करंट एंड द करंट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यानी करंट डेवलप होता है तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि आप चैप्टर नंबर 15 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन द स्क्रीन इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब स्क्रीन के पास कोई मैग्नेट लाया जाता है यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल उसके करीब लाई जाती है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में, तो क्या होता है द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। अब टू मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दे these two magnetic fields interact and the picture on the screen is distorted, और इसकी वजह से जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिखर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ वेव फॉर्म ऑन स्क्रीन ऑफ CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कह रहा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ट्यूब की जो ब्राइटनेस है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि द ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन ऑफ CRO इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल ग्रिड। CRO को अगर आप स्टडी करें स्ट्रक्चर को तो उसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन होती है उसके साथ ही आगे एक कंट्रोल ग्रिड लगी हुई होती है। तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है, control grid is a negatively charged electrode which controls the flow of electron beam by opposing or allowing it to strike the screen। बिल्कुल, जो कंट्रोल ग्रिड होती है वो बेसिकली एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और वो क्या करता है कि
उसके पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है। और अगर इसके पोटेंशियल को हम कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर जाते हैं, यानी कि उनके रास्ते में अपोजिशन जो वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन के साथ, उतनी ही उसकी ब्राइटनेस जो वो ज़्यादा होगी, और जितने कम इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ रहा हूँ इसको कि कंट्रोल ग्रिड इज़ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अपोजिंग और अलाउइंग इट टू स्ट्राइक द स्क्रीन विच इन टर्न कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ वेवफॉर्म ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल कि जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली वो उसकी स्क्रीन के ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन के साथ, ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना फ्लो आप उसको कम कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, उतनी ही ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल मॉडर्न डिवाइसेस दैट इज मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा यूज डिजिटल सिग्नल्स ऑफ देयर वर्किंग फॉर देयर वर्किंग। व्हाई इज डिजिटल सिग्नल यूज्ड? कह रहे हैं कि जो भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, इस तरह की बाकी भी जो डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो ऐसा क्यों है? तो हम लिखते हैं कि द अबव मेंशन मॉडर्न डिवाइसेस, जो ऊपर मेंशन की हुई डिवाइसेस हैं, द अबव मेंशन मॉडर्न डिवाइसेस यूज डिजिटल सिग्नल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये नीचे 4 रीजंस बताई गई हैं, ठीक है, कि इन वजह से, इन्हीं वजूहत की बिना पर डिजिटल सिग्नल को प्रेफर किया जाता है एनालॉग सिग्नल। कौन से वो 4 सिग्नल हैं, 4 जो हैं वजूहत हैं या 4 रीजंस हैं, वो क्या हैं? पहला है कि डिजिटल सिग्नल इज़ फास्टर देन एनालॉग सिग्नल। जी, सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वो एनालॉग से फास्टर होता है, तो डेफिनेटली फिर उसकी वर्किंग जो है या प्रोसेसिंग वो फास्ट होती है। सेकंड है, डिजिटल डिवाइसेस कंज्यूम लेस पावर देन एनालॉग डिवाइसेस। बिल्कुल ऐसा ही है कि डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जो पावर कंजम्पशन है, जो पावर वो यूज़ करती हैं, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग डिवाइसेस। थर्ड है, द कंप्रेशन रेट ऑफ डिजिटल सिग्नल इज़ मोर देन एनालॉग सिग्नल। किसी सिग्नल को कंप्रेस करना हो तो कंप्रेशन रेट जो है डिजिटल सिग्नल का वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। और द लास्ट मोस्ट इज़ द एरर इन डिजिटल सिग्नल इज़ लेस लाइकली टू बी अकर्ड देन एनालॉग सिग्नल्स। जो एरर का रेट होता है या एरर के अक्रेंस होती है वो डिजिटल सिग्नल में बहुत कम होती है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, क्योंकि डिजिटल सिग्नल इज़ कंपोज्ड ऑफ 0 एंड 1, और ये बहुत कम होता है कि 0 1 में चेंज हो जाए या 1 0 में चेंज हो जाए, तो इस वजह से एरर जो रेट है वो कम हो जाता है, एंड मैनी मोर। और उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 4 डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि इज़ नैंड गेट रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट? क्या ये जो नैंड गेट है वो रेसिप्रोकल होता है एंड गेट का? हम इसको प्रूव कर लेते हैं। यस, नैंड गेट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। वी कैन वेरीफाई दिस बाय ट्रुथ टेबल्स ऑफ नैंड गेट एंड एंड गेट। कि आप नैंड गेट और एंड गेट को ट्रुथ टेबल में शो करते हो, और फिर आप देख सकते हो कि दोनों की आउटपुट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। जहाँ पे नैंड गेट का 1 है वहाँ पे एंड गेट का 0 है, और जहाँ पे नैंड गेट का 0 है वहाँ पे एंड गेट का 1 है। जैसे आप देख सकते हैं नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, 4 पॉसिबल इसकी इनपुट्स हैं ए और बी में से, कि दोनों 0 0 हो सकती हैं, या 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, या 1 1 हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ए और बी इनपुट्स के लिए। और जो नैंड गेट है उसकी आउटपुट क्या होती है, ए डॉट बी बार। ठीक है, ए डॉट बी मतलब सिंपल यूँ समझ लेंगे मल्टीप्लिकेशन है, और उसके ऊपर जो बार लगा हुआ है वो उसको नेगेटिव कर रहा है, यानी कि रिवर्स कर रहा है। तो क्या है कि 0 0 0 होना चाहिए, लेकिन उसको वो जो बार ले रहे हैं उसको कंजुगेट ले रहे हैं, वो 1 कर देता है। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई 1 1, लेकिन 0 मल्टीप्लाई 1 0, लेकिन कंजुगेट उसका 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंजुगेट ले रहे हैं। और लास्ट पे 1 मल्टीप्लाई 1 1 होना चाहिए, लेकिन उसको कंजुगेट ले रहे हैं तो वो 0 हो जाता है। और एंड गेट का अगर ट्रुथ टेबल आप देखें तो आपके पास जो आउटपुट है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है आपके पास, तो 0 आउटपुट 0 0 0 1, ये आपके पास आउटपुट आ रही है। अब इन दोनों की आउटपुट को अगर आप कंपेयर करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या रिवर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ टू गिवन गेट्स इट इज़ क्लियर दैट नैंड गेट इज रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 7, What is the difference to produce a low यानी कि 0 आउटपुट फॉर एन OR गेट एंड NAND गेट? कह रहे कि OR गेट पे लो आउटपुट शो करने के लिए, यानी कि 0 शो करने के लिए, और NAND गेट पे 0 शो करने के लिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये आपको बताता चलूँगा। ये क्वेश्चन अगर आप बुक पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस टू प्रोड्यूस अ लो, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। लो को 0 से आप शो करते हो और जो हाई होते हैं उसको आप 1 से शो करते हो। तो बहरहाल इसमें क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है कि लो आउटपुट यानी कि 0 आउटपुट शो करने के लिए OR गेट और NAND गेट में क्या डिफरेंस है? तो हम लिखते हैं कि टू प्रोड्यूस लो यानी कि 0 आउटपुट फॉर OR गेट बोथ ऑफ इनपुट्स A एंड B शुड बी 0,
वेयर एज टू प्रोड्यूस लो यानी कि ज़ीरो आउटपुट फॉर नैंड गेट बोथ ऑफ इनपुट्स ए एंड बी शुड बी वन। जी, कि अगर आपने और गेट की और गेट पे अगर आपने लो आउटपुट शो करनी है, यानी कि और गेट को अगर आप देखते हो और आप चाहते हो कि आउटपुट ज़ीरो आए, तो आपकी जो दोनों इनपुट्स हैं वो ज़ीरो होंगी। जबकि नैंड गेट में अगर आपने आउटपुट ज़ीरो लेनी है तो उसमें दोनों इनपुट्स वन वन होंगे, जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं। ये दोनों गेट्स आप कंपेयर करें, आपको नज़र आ रहा है कि नैंड गेट है जिसमें इनपुट्स पॉसिबल इनपुट्स हैं वो 0 0 0 1 1 0 1 1 है। ठीक है, चूँकि नैंड गेट का जो आउटपुट है एक्स वो इक्वल होता है ए डॉट बी कंजुगेट के, तो यहाँ पे ए डॉट बी 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, लेकिन कंजुगेट लेके 0 आउटपुट आ जाएगा। और गेट में देखें तो वो सिंपली ए प्लस बी होता है, तो 0 प्लस 0 0। तो और गेट में आउटपुट 0 लाने के लिए आपके दोनों इनपुट्स 0 होंगे, जबकि नैंड गेट में आउटपुट 0 लाने के लिए आपके दोनों इनपुट्स 1 1 होंगे। यही डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8 उसी 7 के टाइप का है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस टू प्रोड्यूस अ हाई यानी कि 1 आउटपुट फॉर एन एंड गेट एंड नॉर गेट। वही चीज़ है, सिर्फ इसमें आपको हाई के लिए यानी कि 1 आउटपुट के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि एंड गेट की आउटपुट 1 होने में और नॉर गेट की आउटपुट 1 होने में क्या डिफरेंस है। तो आप लिखते हैं टू प्रोड्यूस हाई यानी कि 1 आउटपुट फॉर एंड गेट both of its inputs A and B should be high यानी कि 1, whereas for NOR gate to produce high यानी कि 1 output both of its inputs A and B should be low यानी कि 0। जी, अगर आपने हाई आउटपुट शो करनी है यानी कि 1 आउटपुट लेके आनी है तो एंड गेट के दोनों इनपुट्स A और B 1 1 होने चाहिए। जबकि अगर आप बात करें नॉर गेट की तो इसके दोनों इनपुट्स जब 0 0 होंगे उस वक्त आपके पास आउटपुट जो वो 1 आएगी, जैसे कि आप इन दो ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। पहले एंड गेट का है जिसकी आउटपुट 1 आ रही है जब दोनों इसके इनपुट्स 1 1 है, जबकि नॉर गेट्स को देखो तो इसकी इनपुट 1 तब आ रही है फर्स्ट वाली जो एंट्री है जब इसकी दोनों इनपुट्स ए और बी 0 हैं, क्योंकि ए प्लस बी 0 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन उसका चूंकि कॉन्जुगेट है नॉर गेट का जो आउटपुट है वो x इक्वल टू ए प्लस बी कंजुगेट होती है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली कि एंड गेट में आउटपुट 1 लाने के लिए दोनों इनपुट्स 1 1 होने चाहिए, जबकि नॉर गेट की आउटपुट 1 लाने के लिए दोनों इनपुट्स 0 होनी चाहिए, 0 0। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी आउटपुट x क्या होगी। तो अगर आप देखें सबसे पहले इनपुट्स a और b हैं, ठीक है, और दोनों इनपुट्स के आगे जो नॉट गेट लगा हुआ है जिनके उसको वो रिवर्स कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो वो 1 कर देगा। और फिर ये जो इनपुट्स हैं रिवर्स होने के बाद जा रही हैं एंड गेट में और एंड गेट के आगे लाइक उसकी आउटपुट निकल रही है। तो इसको हम ट्रुथ टेबल से भी देखेंगे कि आउटपुट हमारे पास क्या बनती है। तो हम लिखते हैं कि द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज़ एज फॉलो। अब यहाँ पे पहले आप ए और बी लिखते हैं, यानी कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन है ए और बी के, कि ए और बी दोनों 0 0 हो सकती हैं या 0 1 या 1 0 या 1 1। उसके बाद ए कंजुगेट और बी कंजुगेट आप ले रहे हो क्योंकि वहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो वो दोनों की आउटपुट रिवर्स कर रहा है। तो ए कंजुगेट क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए 0 था वहाँ पे 1 1 हो जाएगा और जहाँ पे 1 1 था वहाँ पे 0 0 हो जाएगा। सेम लाइक दिस बी जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा बी कंजुगेट, और जहाँ पे बी 1 था वहाँ पे बी कंजुगेट 0 हो जाएगा। तो आपके पास ए कंजुगेट और बी कंजुगेट की जो इनपुट्स बनेंगी वो बनेंगी 1 1 1 0 0 1 0 0। और उसके बाद सिंपल एंड गेट है इन दोनों के दरमियान में, यानी कि ए कंजुगेट और बी कंजुगेट के बीच में, और ए कंजुगेट और बी कंजुगेट के बीच में जब आप एंड गेट का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई लेंगे तो 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो हम लिखते हैं कि दिस सर्किट बिहेव्स लाइक अ नॉर गेट। अगर आप इसकी आउटपुट को देखो तो 1 0 0 0 है जो कि नॉर गेट की आउटपुट है, जैसे कि ऊपर वाले सर्किट में आप यहाँ पे नॉर गेट की आउटपुट देख सकते हैं 1 0 0 0। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ड्रा अ लॉजिक सर्किट फॉर द लॉजिक इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी कंजुगेट। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसका आपने सर्किट ड्रा करना है। तो हम क्या लिखते हैं कि द लॉजिक सर्किट बेस्ड ऑन द गिवन लॉजिक इक्वेशन कैन बी ड्रॉन एज। अब देखें कि a आपके पास सिंपल है लेकिन b का कंजुगेट हो रहा है इक्वेशन में, तो हम इसी तरीके से a जो इनपुट है उसको और चूँकि ये ऐड हो रहे हैं a प्लस बी कंजुगेट ऐड हो रहे हैं इस इक्वेशन में, अगर आप देखें तो ज़रा ऐड होने का मतलब ये और गेट है। तो और गेट हम लेते हैं, इसके दो इनपुट्स लेते हैं, एक ए और बी, लेकिन बी इनपुट को हम क्या करते हैं कंजुगेट कर देते हैं, यानी कि नॉट गेट उसके आगे अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाता है, ए और बी का कंजुगेट इनपुट्स हैं और गेट की, और गेट में क्या होता है ये सिंपली ऐड हो रही होती हैं। तो इसके बाद साथ हमने मेंशन भी किया हुआ कि ये और गेट और ये नॉट गेट है।
ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ए और बी की पॉसिबल कम्बिनेशन जो वो 0 0 0 1 1 0 1 1 और बी कंजुगेट। अब ए कंजुगेट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए के आगे तो नॉट है ही नहीं या ए के ऊपर बार है ही नहीं, तो बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 0 1 0। अब जब आप ए और बी कंजुगेट को प्लस करोगे यानी कि 0 और 1 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0 1, आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक सर्किट्स में 1 प्लस 1 1 नहीं होता है, ये 2 नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे बाइनरी नंबर है, 0 और 1 में डील करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि ये जो छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और स्पीच फायर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।